हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप फिर से गलतियां करना प्रारंभ कर दिए हैं और आपके पास क्या आधे घंटे समय नहीं है क्लास को देखने के लिए। क्या आपके पास आधे घंटे नहीं है समय। बाद में आप क्या कहेंगे, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाद में आप कहेंगे मेरा सिलेक्शन सर नहीं हुआ इस वर्ष, और क्यों नहीं हुआ उसके पीछे के मूल कारण आप स्वयं हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें मेहनत करके दे रहा हूँ, लेकिन आप में बिल्कुल भी ये सारी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आ रहा है। ये बातें कि आपको जो बताया जा रहा है और डेली बोला जा रहा है कि डेली करिए। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि एक दिन इकट्ठा हो जाएगा, एक दिन हम इकट्ठा पढ़ेंगे। एक दिन, यदि एक दिन के पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो आज पूरे देश में क्या होता है, पूरे देश में हर घर हर व्यक्ति के पास एक एक सरकारी नौकरी होती है और गाँव पूरा एक तरीके से पूरे देश में किसी भी प्रकार की गरीबी ना होती। तो मतलब एक तरीके से चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो, सभी के घर में आज नौकरियां होती हैं और हर व्यक्ति सफल होता। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करता, ना कोई व्यक्ति अपने आप को ये कहता कि भगवान जी मेरे साथ ही गलत करते हैं, ना कोई व्यक्ति ये कहता कि भगवान जी ही मेरे साथ क्यों गलत करते हैं। बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। बार बार जब मैं आपको टोक रहा हूँ, आप इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। यदि नहीं लेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि आप हमसे कहते हैं तो फिर मैं आपकी बातें कभी नहीं सुनूंगा और आपसे यही बोलूँगा कि भैया ये आपने जो बोया है उसको ही आपने काटा है। ठीक है, जीवन में एक ही बात हमेशा याद रखना, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। ठीक है, अगर आज आप घास बो रहे हैं तो आगे भी आप घास काटेंगे। ठीक है, तो यदि अभी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो भविष्य में आपका साथ भगवान जी भी देंगे, आपकी किस्मत भी देगी, आपके साथ गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है, 1 से 2 बार मैंने इंडिकेशन दे दिया। अब आपका कर्तव्य है, आप करिए या ना करिए। ठीक है, जीवन आपका है, चुनना आपको है, देख लीजिए आपको क्या करना है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति उत्पन्न करती हैं। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा और सीखने के समृद्ध संसाधन। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर करते चलिए, बिल्कुल मैं समय नहीं दूंगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही सरल हैं। ठीक है, तो एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति यह उत्पन्न करती है कि सीखने के समृद्धि में संसाधन, यानी डी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन कहता है स्वर राग और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, और दूसरा ऑप्शन कहता है ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, और तीसरा ऑप्शन कहता है तर्क की दीर्घ श्रृंखला को संभाल सकने की योग्यता, और चौथा ऑप्शन कहता है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, डी ऑप्शन इज राइट, यानी शब्दों के अर्थ, क्रम, भाषा और विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिंतन प्रारंभ, एक मिनट, चलिए ठीक है। चलिए, चिंतन प्रारंभ होने के कारण क्या आवश्यकता है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यकता है। पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल आंसर है। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यकता है। समस्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म से पूर्व का समय और मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था और प्रारंभिक बचपनावस्था। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपनावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, और डी ऑप्शन कहता अनुकरण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार डी ऑप्शन इज राइट, यानी भौतिक विश्व के साथ अनुभव।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता विकास को निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, औपचारिक संक्रियात्मक विशेषता की अवस्था है। भाषा उद्बोधन से समृद्ध विकार है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलाघात और पठन कैवल्य और वाक संबंध रोग और भाषाघात। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाघात। इस बात को ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भाषाई अधिगम को प्रभावित होता है। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक स्थिति से, शैक्षिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाई अधिगम प्रभावित करता है सामाजिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा माध्यम बताइए जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ऐसा माध्यम बताइए जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा द्वारा, लेखनी द्वारा, समाज द्वारा और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो भाषा द्वारा, यानी ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। भाषा और विचारों में कैसा संबंध है? मानसिक, घनिष्ठ और सामाजिक, आर्थिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भाषा और विचारों में कैसा संबंध है? मानसिक, घनिष्ठ और सामाजिक, आर्थिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा और विचारों में कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। भाषा और विचारों का जो कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विचारों की अभिव्यक्ति का सुंदर व सुगम साधन कौन सा है? भाषा, अनुभव, परिभाषा, ये सभी। विचारों के अभिव्यक्ति का सुंदर व सुगम साधन कौन सा है? भाषा, अनुभव, परिभाषा और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि विचारों की अभिव्यक्ति का सुंदर व सुगम साधन कौन सा है? भाषा है। मानव की सभ्यता व संस्कृति का विकास कैसे होता है? मानव की सभ्यता व संस्कृति का विकास कैसे होता है? संवेगों द्वारा, पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा और भाषा द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव की सभ्यता व संस्कृति का विकास कैसे होता है? भाषा द्वारा, भाषा द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना और भावात्मक व्यवहार है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन एक अनिवार्य प्रक्रिया मानी जाती है संज्ञानात्मक गतिविधि का। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यूपी टेट का यह प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं और बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। समानतः लड़के और लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। देखिए डिबेटेबल थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर यहाँ पर सी ऑप्शन ना होता बिल्कुल ये डिबेट वाला क्वेश्चन बन जाता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह की एक सोच यहाँ पर दिखा देता तो वो ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें बचाती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। बिल्कुल ये देखिए आपके समक्ष ये प्रश्न आ भी गया जिसकी मैं बात कर रहा था। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से हमें बचाती है एक अच्छी पुस्तक। यदि एक अच्छा पाठ्य पुस्तक हमारे पास है तो हमारे अंदर इस बात की सोच नहीं आएगी कि लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं, या लड़के इस काम को कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कक्षा में शिक्षक, देखिए अब क्वेश्चन आपको मिल रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को डैश करते हैं या सीखने का वातावरण व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, निर्मित पर प्रभाव डालता है और रूपांतरित को क्षुब्ध करता है और परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा
कि परिभाषित करते हैं और यह सीखने का वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। परिभाषित यहाँ डाल दीजिए जेंडर को, और यहाँ पर वातावरण को कम प्रभावी बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य के लिए सराहना करना चाहिए। और कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए अब इस तरह की चीज़ें क्या है, आपको स्वयं सोचना चाहिए और इसका आंसर देना चाहिए। ये आपकी कॉमन सेंस पर आधारित है। नहीं तो आप सोचिए कि सर ने हमें इसे पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। लड़के और लड़कियों को एक साथ लाना चाहिए। पारंपरिक रूप से चल रही हैं उसको ख़त्म करके अपारंपरिक तरीके से, मतलब एक तरीके से सभी को समान रूप से भूमिका में रखनी चाहिए। ये शिक्षक का कर्तव्य बनता है ताकि रूढ़िबद्धता से वह बच सके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपर्युक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रायः लड़कियां जो हैं गणित में कमज़ोर होती हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी ही मैंने आपको बताया था एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक संवेदनशीलता से। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लैंगिक पक्षपात से एक अच्छा विद्यालय अपने आप को बचाता है या बचता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कार्यों और सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। और सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़कों व लड़कियों के विषय में कुछ कथन जो दिए गए हैं, इसके अनुसार लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित के कथनों के बारे में बताइए। माता पिता को लड़के एवं लड़कियों के बीच भेदभावपूर्ण नीति को नहीं अपनाना चाहिए। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को कक्षा में छात्रों और छात्राओं के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाना चाहिए। और सी कहता है, तीसरा कहता है कि लैंगिक स्तर पर सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो भेदभाव रहित हो। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, फटाफट आंसर करते चलिए, ठीक है। और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तीनों ऑप्शन इज राइट, 3 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इज राइट, तीनों सही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण लैंगिक भेदभाव से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण लैंगिक भेदभाव से संबंधित है? पहला ऑप्शन कहता है विद्यालय में होने वाले गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता में केवल लड़कियों को वरीयता दी जाना चाहिए और विद्यालय में लड़कियों को खेलने से रोकना चाहिए। और सी ऑप्शन कहता है लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। डी ऑप्शन कहता है उपर्युक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो सारे सही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए किस तरह के मैं सारे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी इतना बड़ी गलती करते हैं। आप क्लास को पूरी देखते नहीं हैं, बस 2 मिनट जैसे आप कुछ ढूंढते रहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ मिलने वाला थोड़ी ना है कि ऐसी कोई चीज़ें मिलने वाली हैं जिसको आप पकड़ेंगे और चले जाएंगे, फिर वो एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। कुछ छात्र तो ऐसे हैं वो ढूंढते रहते हैं, पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे और उसमें ढूंढते रहेंगे। क्या ढूंढते हैं आप सोचिए कि क्या ढूंढते हैं, आपको क्या मिलने वाला है इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ तो मिलने वाला है नहीं कि यहाँ पर राजपाल की कॉमेडी डाली जाती है कि आगे चलकर आपको कॉमेडी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी इस चीज़ें नहीं मिल रही हैं, यहाँ आपको पढ़ने से रिलेटेड सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो यहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको समझिए, ठीक है, उसको लागू करिए। तब कहीं पर आप ये समझ लीजिए सिलेक्शन तभी होगा जब आप अपने अवकाश से बाहर जाएंगे। और यदि जो सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाई हैं तो वे खुद महसूस कर सकते हैं, उन्होंने खुद महसूस किया होगा कि हमने जब अपने अवकाश से बाहर आए तभी हमारा सिलेक्शन हुआ। अवकाश से बाहर का मतलब मेहनत
ज़्यादा करना, मतलब जितनी क्षमता है उससे भी थोड़ी ज़्यादा। जैसे देखते हैं एक रनर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, लेकिन जब वह अवकाश से बाहर आता है, ठीक है, तभी उसका क्या होता है, रनिंग निकलती है, आर्मी की चाहे वो मैराथन के हो। बिल्कुल वही बात सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अवकाश से बाहर नहीं आएगा तब तक वो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, ये बात मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है, ये अलग बातें हैं। एकाध 100 में एकाध लोग ऐसे होंगे जो किस्मत से चले जाते होंगे, नहीं सभी व्यक्ति जो हैं वो कर्म पर आधारित हैं, यानी उन्हें कर्म करना ही पड़ेगा, वो भी अवकाश से ज़्यादा। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, वे विद्यालय में बहुत खुश रहती हैं और पढ़ाई से उन्हें विरक्त होने लगती हैं और उनका शैक्षणिक विकास बेहतर होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2015 का है। लिंग जेंडर यानी पक्षपात की ओर से संकेत करता है। पहला ऑप्शन कहता है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। और बी ऑप्शन कहता है कि संस्कृति आवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। और सी ऑप्शन कहता है आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद रहते हैं और स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं को अवबोध करता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे। बिल्कुल जब आप सोचेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आप लॉजिक लगाएंगे तब। सी ऑप्शन इज राइट। देखिए ध्यान रखिएगा कि जेंडर पक्षपात की ओर क्या संकेत करता है? अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद होते हैं। छात्राएं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। छात्राएं में क्या विशेषता है? गणित के सवाल अच्छे सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाइयाँ आती हैं जब उनसे या तर्क में पूछा जाता है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छे करते हैं और अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक उदाहरणों में कम कुशलता निष्पादन करती है। और डी ऑप्शन कहता है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा से प्रश्न दिखा देता हूँ। चलिए, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने को कहा जाता है या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। आप प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल लॉजिक पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे कार्य करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड रखती हैं। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है और लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, चारों ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, सही कौन सा लगाऊं? ठीक है, चारों ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, सही कौन सा लगाऊं? वो आप पर तब आएगी ये क्षमता, आप में तब यह विकसित होगी क्षमता जब आप लगातार टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने आंसर जो दिया था किस आधार पर दिया था और इसमें हमें किस प्रकार से आंसर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। देखिए वही बातें यहाँ पर कही जा रही है जो आपने देखा। इसका आंसर कुछ ही छात्रों का सही हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए क्योंकि बालिकाएं बच्चों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है और किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए, उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। आपको याद आना चाहिए इस बात कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ठीक है, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल और केवल वह पुरुष अकेले शिक्षित होगा। ठीक है, तो पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों के आवृत्ति साधारणतः आधारित होती हैं उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षों की आवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की आवृत्ति पर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर।
तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, लेकिन कुछ और भी प्रश्न हैं, आइए थोड़ा से बात कर लेते हैं, एक बार देखते हैं समय क्या हुआ। ठीक है, अभी 5 मिनट समय हम बात कर लेते हैं, वैसे क्लास ख़त्म हो गई, लेकिन चलिए 5 मिनट आपको कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलने वाले हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी चार, कौन सा ऑप्शन सही है? वेतन, सेवा, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो छात्रों का विश्वास। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब आपके प्रश्न इस तरह भी मिलने वाले हैं जिसमें आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें लिखी होंगी। अगर यह आंसर सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धांत। वह एक क्या है? सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत के साथ प्रयोग अनुभव जुड़ा होता है, और किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण परीक्षण करने के बाद जब इस बात को भान हो जाता है कि परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है, या सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर आपको नहीं देना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सारे आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि यह एक निष्क्रिय गैस है, यह एक निष्क्रिय गैस है। चलिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल हो जाता है, डेसिबल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए दिसंबर 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सुवर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय आपके क्या हो सकते हैं? खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए अध्यापक को, और प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना चाहिए, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना चाहिए, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी और माता पिता को देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो इंदौर जो है, भोपाल जो है उसे झीलों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ लीजिए। भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश के पर्यटन स्थलों और खान पान और शिल्पकारी बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। दरअसल 2 झील हैं, इसके कारण ही इसे झीलों का शहर कहा जाता है। एक तो लोअर झील और अपर झील। ठीक है, लोअर झील अपर झील को 2 सुंदर झील हैं, इसी कारण भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? भू जैव रासायनिक कहा जाता है। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज तथा प्रवाह या जल या चक्र जीवमंडल यानी वायुमंडल स्थल मंडल में होते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बस यही लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है मेरे प्रिय साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोनाइड के कारण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह त्रासदी कब आई थी या ट्रेजिडी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, इस पर काफ़ी केस भी चल रहा है, अभी उन लोगों को मुआवजा वगैरह नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अखंड भारत।